मैं पवन कुमार रोशन अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आप लोगों के सामने आज के समाचार पत्र से शीर्षक का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज के समाचार पत्र से ये वीडियो 25 मई 2022 के विभिन्न समाचार पत्रों के विभिन्न महत्वपूर्ण खबरों का ये वीडियो है। ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के सामान्य अध्ययन, समसामयिक घटनाओं और विविध खंड के लिए उपयोगी है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपके सामने एक दोहा लेते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात के शिल पर परत निशान। जी हाँ, बिल्कुल, अभ्यास करने से जो है मंद बुद्धि भी विद्वान हो सकता है। तो अभ्यास करना जारी रखिए और सफलता आपके नज़दीक मंद मंद ही सही लेकिन पहुँचेगा। चलिए खबरों पर हम चलते हैं। तो यहाँ आपके स्क्रीन पे 3 खबर दिख रहा होगा। पहला विश्व आर्थिक मंच का रिपोर्ट है। विश्व आर्थिक मंच के इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें पर्यटन विकास सूचकांक की बात की गई है। तो पिछले वर्ष से 8 अंक फिसला भारत पर्यटन विकास सूचकांक में। पर्यटन विकास सूचकांक में भारत पिछले रिपोर्ट से 8 अंक फिसला। अभी भारत 54वें नंबर पे है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 54वां है, 54th। भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर 54वें स्थान पर आ गया है। दक्षिण एशियाई देशों की अगर बात करें तो इसमें भारत शीर्ष पर है। ये सूचकांक 2 वर्षों में जारी किया जाता है, 2 वर्षों में एक बार जारी किया जाता है। तो पिछला सूचकांक 2019 में जारी किया गया था। उस समय भारत 46वें स्थान पर था। अभी भारत 54वें स्थान पर है ना। वैश्विक सूची में यानी पर्यटन विकास सूचकांक में पहले स्थान पर जापान है, यानी शीर्ष स्थान पर जापान है। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के 2 साल पर जारी होने वाले यात्रा और पर्यटन क्षेत्र पर अध्ययन का ये रिपोर्ट है। तो पर्यटन विकास सूचकांक ध्यान रखना है, भारत का 54वां स्थान है। पिछले रिपोर्ट से 8 अंक ये फिसला है और पहले स्थान पर जापान है। दूसरे न्यूज़ पे आते हैं। दूसरे न्यूज़ की अगर बात करें तो दूसरा 60% वैश्विक संपदा वाला हिंद प्रशांत क्षेत्र खास क्यों है, ये चीज़ें आपके सामने रखी गई है। आप न्यूज़ के तौर पे देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है वो तैयार हुआ है और ये फ्रेमवर्क अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के नेतृत्व में 13 देशों ने तैयार किया है। तो खासकर क्वाड का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी के बीच प्रमुख समुद्री मार्गों को मुक्त रखने के लिए नई रणनीति विकसित करना है। ये क्वाड का मकसद है। क्वाड के 4 प्रमुख देश हैं जिस पर हम लोग बात कर चुके हैं, आगे भी देखेंगे। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये इंडो पैसिफिक रीजन में कुल 38 देश शामिल है जी, 38 देश, है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये और इसी को लेकर अभी जो है वो क्वाड की बैठक और उसके बाद इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो तैयार हुआ है वो सब में ये काफ़ी चर्चा में रहा है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र। आगे देखिए, अपशिष्ट से संपदा। अपशिष्ट से संपदा की थीम के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया गया। अपशिष्ट से धन यानी अपशिष्ट से संपदा, ये ध्यान रखना, ये थीम है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। ये स्वच्छता अभियान का 8वां संस्करण है जी, 8वां संस्करण है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत
3R यानी रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज के सिद्धांत पे ये संचालित हो रहा है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एक जवाब देना है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है वो कब किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष किया गया था, ये आपको बताना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र में नहीं चलेगा ताकत का जोर। ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में ताकत के बलबूते अपना विस्तार करने में जुटे चीन को क्वाड संगठन ने अभी तक का सबसे बड़ा संदेश दिया है जी। टोक्यो में क्वाड के 4 देशों के शीर्ष नेताओं का शिखर बैठक हुआ। इसमें भारत के तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी, अमेरिका के तरफ से राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के तरफ से जापान के पीएम फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित पीएम एंथनी एल्बनीज शिखर बैठक में शामिल हुए। क्वाड का अगला शिखर बैठक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, जिसे आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वाड का अगला शिखर बैठक कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। अभी जो क्वाड की बैठक हुई कहाँ हुई थी? टोक्यो, जापान में। भारत अमेरिका के बीच भी यहाँ पे समझौता हुआ है। टोक्यो में ही क्वाड के शिखर सम्मेलन से इतर अलग भारत अमेरिका के बीच जो है वो समझौता हुआ है और इसमें कई बातों पर सहमति बनी है। आगे देखिए, तो भारत और अमेरिका के बीच जो साझेदारी हुई है उसको अगर देखें तो तकनीक के क्षेत्र में मजबूत होगी भारत और अमेरिका में साझेदारी। इसके अंतर्गत यहाँ देखिए ये चीज़ें हैं, भारत और अमेरिका ने अत्याधुनिक वो बेहद जरूरी माने जाने वाले तकनीक के क्षेत्र में आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक कार्यक्रम चलाने का फैसला किया है। ये जो कार्यक्रम भारत और अमेरिका द्वारा चलाया जाएगा, दोनों देशों के लिए सुरक्षा नीति तैयार करने वाली एजेंसी यानी भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और अमेरिका के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी में ये चलाया जाएगा। ये दोनों एजेंसियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G, 6G, बायोटेक, स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में काम करेंगे। तो ये ध्यान रखना है। पीएम मोदी जो है वो जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को दोनों को वो कुछ भेंट दिया है। तो इसमें जो है वो जो बाइडेन को जो दिया गया वो सांझी कान्हा की नगरी मथुरा की प्रसिद्ध लोक कला है, जिसमें पेपर पर हाथ से कटिंग कर डिजाइन बनाई जाती है। उसी की एक पेंटिंग जो है वो नरेंद्र मोदी ने जो है अमेरिकी राष्ट्रपति को भेंट किया। तो सांझी है ना, सांझी, ये सांझी पेंटिंग है, सांझी कला, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक गोंड कला जो कि पेंटिंग है वो ये गोंड कला जो है आदिवासी कला है। और ये जो है ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को गोंड कला की पेंटिंग जो है वो राष्ट्रपति ने भेंट की। तो दोनों कला को याद रखना है। गोंड कला का संबंध जो है वो मध्य प्रदेश से है और सांझी पेंटिंग का संबंध जो है वो मथुरा से है, उत्तर प्रदेश से। उसके बाद देखिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा का क्वाड ने लिया संकल्प और चीन का किया गया पुरजोर विरोध। तो ये थोड़ा सा खबर है। इस खबर पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है कि खासकर बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मेंस में मुख्य परीक्षा में जो है वो पेपर फर्स्ट, जो जीएस पेपर फर्स्ट है, उसमें भारत अमेरिका संबंध से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस खबर पे हम एक काफ़ी डिटेल में एक वीडियो लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। 2 टॉपिक पे, एक क्वाड पे और एक भारत अमेरिका संबंध पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वाड समूह की प्रासंगिकता काफ़ी तेजी से बढ़ती जा रही है, ऐसा जो है इस एडिटोरियल में बताया गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, महामारी की रोकथाम के उपायों जैसे बुनियादी मुद्दों पर चर्चा के साथ इस बार आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भी ठोस पहल किया गया है क्वाड समूह में। क्वाड या इसके तहत बनाया जा रहा आर्थिक फ्रेमवर्क की अगर बात की जाए तो चीन विरोधी कदम यह नहीं है,
लेकिन चीन जो है इसे अपने विरोध में मानता है। इस फ्रेमवर्क जिस पर हम पीछे भी बात कर चुके हैं, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 4 प्रमुख बिंदु होंगे। इसमें मुक्त और खुले व्यापार की बात कही गई है। आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर करने का उद्देश्य रखा गया है ताकि कुछ जगहों पर केंद्रित होने के बजाय अलग अलग देशों से आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। साथ ही ये आर्थिक फ्रेमवर्क में सतत विकास के लिए ऊर्जा उपलब्धता बढ़ाने तथा कार्बन उत्सर्जन खत्म करने का संकल्प लिया गया है। और चौथा बिंदु जो इसमें है वो है कराधान प्रणाली को दुरुस्त करना और भ्रष्टाचार को रोकना। तो क्वाड समूह की प्रासंगिकता काफ़ी तेजी से बढ़ती जा रही है और जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड समूह के 4 प्रमुख देश हैं। एक मुद्दा बिहार में खासकर काफ़ी चर्चा में है जी, भारत में जातिगत जनगणना। तो जातिगत जनगणना के समक्ष कई सारी चुनौतियां हैं और जातिगत जनगणना के अपने कुछ जो है वो खासियत भी है, कुछ राजनीतिक चुनौतियां हैं, कुछ सामाजिक चुनौतियां हैं। तो उसका निपटारा किए बिना जातिगत जनगणना किया जाना वो राज्य के लिए और देश के लिए सही नहीं माना जाएगा। इसमें कुछ बातों की पर गौर अगर किया जाए तो राजनीति विज्ञानी एक है डोनाल्ड हॉरोविट्ज ने अपनी किताब एथनिक ग्रुप्स इन कन्फ्लिक्ट में लिखा है कि कई खंडित समाजों में जनगणना लगभग एक चुनाव जैसी कवायद होती है जिसे कोई खास जातीय समूह जीतना चाहता है। यानी सभी अपने अपने समूह को के बारे में बताना चाहते हैं कि देश में या राज्य में हमारी जनसंख्या जो है काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसमें बात की जाए तो जब आर्थिक दाव बड़े होते हैं तब डाटा संबंधी भ्रष्टाचार से निपटना कठिन होता है। आज भारत में जाति जनगणना के सामने यही चुनौती है जी। यह देखते हुए कि इसका इस्तेमाल भविष्य में आरक्षण या अन्य लोक हितैषी योजनाओं में किया जाएगा। इसमें भाग लेने वाले लोग अपनी जाति या उपजाति या संपत्ति के बारे में गलत बयानी कर सकते हैं। गणना करने वाले भी अपनी जाति को वंचितों में गिनने को प्रेरित हो सकते हैं। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं भारत में जातिगत जनगणना के करने के संबंध में या समक्ष। तो बिना इन चुनौतियों का समाधान किए जातिगत जनगणना किया जाना सही नहीं माना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। मुंह तोड़ जवाब मांगती महंगाई। देखिए जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारत में अभी महंगाई अपने चरम पे है। कोरोना जो है, कोविड जो है, उसने जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक तरह से कमर तोड़ दिया था। और उसके ऊपर पे रूस यूक्रेन युद्ध, इसी को कहते हैं ऊपर नीम और करेला, है ना। तो रूस और यूक्रेन युद्ध जो है वर्तमान में वैश्विक महंगाई का तात्कालिक कारण बताया जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया भर में तेल और गैस के दाम आसमान पर चढ़ा दिया है। रूस और यूक्रेन दुनिया को गेहूं की बड़े पैमाने पर आपूर्ति करता था, तो वह भी अभी बंद है। इस लड़ाई ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को भी छिन्न भिन्न कर दिया है, जिसके कारण महंगाई जो है वो काफ़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। चीन में कोविड के विस्फोट एवं उस पर काबू पाने की कड़ी नीति ने आर्थिक मोर्चे पर एक नया जोखिम उत्पन्न कर दिया है। भारत बड़े पैमाने पर कच्चे तेल, गैस के अलावा तमाम औद्योगिक जिंसों और खाद्य तेल जैसी वस्तुओं का आयात करता है। तो भारत पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक है और इसे आयातित महंगाई का नाम दिया गया है। इस आयातित महंगाई एवं आपूर्ति संकट का दीर्घकालिक समाधान यही है कि यहाँ जहाँ भारत हाइड्रोकार्बन यानी पेट्रोलियम, गैस आदि पर अपनी निर्भरता को घटाए, वहीं अधिक से अधिक वस्तुओं का घरेलू उत्पादन करे। यानी आयात कम से कम आयात किया जाए और साथ ही साथ सरकार के राजकोषीय घाटे में भी इससे बढ़ोतरी होगी, क्योंकि हाल ही में तेल का दाम भी घटाया गया है ना। तो इससे सरकार के राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी होना निश्चित है। ऐसी स्थिति में सरकार को या तो
बढ़े खर्च की पूर्ति के लिए ऋण लेना होगा, जिससे अन्य क्षेत्रों के लिए वित्तीय संसाधन सीमित होंगे, या फिर सरकार को अपने पूंजीगत व्यय में कटौती करनी होगी। तो सरकार के सामने एक बड़ी समस्या है बढ़ती हुई महंगाई को थामने के लिए। महंगाई को थामने के लिए दो तरह के उपाय किए जाते हैं। पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसे मौद्रिक नीति कहते हैं, और दूसरा जो है वो सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, जिसे राजकोषीय नीति कहा जाता है। तो मौद्रिक नीति के तहत रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों जो है वो अपने नीतिगत चीज़ों में बदलाव किया है। अब यहाँ पर राजकोषीय घाटे, राजकोषीय नीति के संदर्भ में कुछ चीज़ें की जा रही है। तो महंगाई थामने के ये दो उपाय हैं, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। तो देखिए आगे महंगाई जो है वो कौन सा रूप ग्रहण करता है। इसके साथ ही साथ तकनीक के क्षेत्र में मजबूत होगी भारत और अमेरिका में साझेदारी, जिस पर हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। तो इसी के साथ जो है हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड गुड लक।